हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हमारा जो टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री का, ये है लेक्चर नंबर 19। हमने ऑलरेडी 18 वीडियोस बना चुके हैं, 18 लेक्चर मैं ले चुकी हूँ। तो कैसे लग रहा है मेरी वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन कोई भी कुछ कमेंट्स नहीं दे रहे, तो मुझे थोड़ा डीमोटिवेट मतलब डीमोटिवेटेड लग रहा है। क्योंकि देखिए, आप लोग देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही, फीडबैक तो बनता है ना। तो इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तो कि आप कुछ तो फीडबैक दीजिए, आपको अच्छी लग रही है या फिर बुरी लग रही है, या फिर मेरी वीडियो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो कुछ भी अगर बुरा भी लिख रहे हैं तो कुछ बात नहीं है, क्योंकि हर एक वक्त ना इंसान को कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। हम हर एक रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे और जो सीखते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं, ये मेरी ख्याल है। तो कोई बात नहीं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कहीं न कहीं मुझे ये लगेगा कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियो को। तो ये बात है। और आपको अगर आप चाहते हो कि आपकी किसी भी फ्रेंड इससे मददगार किसी को हो जाए, तो आप इसके साथ शेयर भी कर सकते हो। और एक बात बोल दूँ, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो आप मेरे अबाउट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है पीडीएफ के लिए। आप वो उस टेलीग्राम लिंक में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, सिविल सर्विस मनिया जो चैनल है। वहाँ पे मैं जो भी वीडियो यहाँ पे डाल रही हूँ इसका, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी मैं दे रही हूँ हर रोज़। तो आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो तो आज जो चैप्टर है वो है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया की जो पार्ट सॉरी सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पार्ट 2 है। ठीक है। तो ये नॉर्थ इंडिया स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया की पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं बंगाल, असम और ओडिशा में, ईस्टर्न इंडिया में किस तरह की स्ट्रगल हो रही थी एम्पायर के लिए। फिर वेस्टर्न इंडिया में गुजरात, मालवा एंड मेवाड़ की रीजन में भी किस तरह से पावर के लिए स्ट्रगल चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रही थी। ये दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं साइद डिनास्टी। इसके अंदर शायद दिल्ली सल्तनत की जो बाकी दो जो बच गया था, तो इसी चैप्टर में हम कंप्लीट कर लेंगे। साइद डिनास्टी में कौन कौन आए थे, किस तरह से वो रूल किए थे, और उसके बाद सार्की डिनास्टी किस तरह की पावरफुल बनी, और उसके बाद लोधी डिनास्टी जो दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डिनास्टी है, उसके बारे में देखेंगे। ये कैसे डिक्लाइन होती है, इसके बारे में देखेंगे। फिर कश्मीर रीजन के बारे में भी देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये मैप प्रोवाइड कर रही हूँ। ये मैप से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी रीजन पे क्या क्या, मतलब हमारे जो मैप पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, कौन सी लोकेशन पे कौन कौन सी किंगडम राज कर रही थी। यहाँ पे आप देखिए, पर्टिकुलरली लोधी एम्पायर चल रही थी कश्मीर। ये कश्मीर की रीजन है जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। इस एरिया में पर्टिकुलरली कश्मीर के जो राजा थे वो रूल कर रहे थे। यहाँ पे लाहौर है, मुल्तान है। फिर ये सिंध रीजन है, यहाँ पे इंडस रिवर है। ये भी तब इंडिया के ही पार्ट था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये हो गया अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है। हमने गुजरात एम्पायर के बारे में पढ़ा, तो किस तरह से शिफ्ट हुआ था कैपिटल अहमदाबाद तक। ये है चित्तौड़, मेवाड़। ठीक है। मेवाड़ इसके आसपास है। ये गुजरात के नेबरिंग है मालवा। ठीक है, जिसका कैपिटल था मंडू, इसका कैपिटल था चित्तौड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, अहमदाबाद, मेवाड़, चित्तौड़ एंड मालवा का है मंडू। ये नर्मदा रिवर है। फिर दौलताबाद यहाँ पे प्रेजेंट है। ये खानदेश रीजन है, खानदेश किंगडम यहाँ पे रूल कर रहे थे। फिर ये गोदावरी रिवर है, बहामनी स्टेट यहाँ पे चल रही थी। ठीक है। यहाँ पे विजयनगर एम्पायर यहाँ पे बहुत पावरफुल थी। यहाँ पे उड़ीसा पे गजपति रूलर्स, ये सब ना बहुत ही पावरफुल डिनास्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। ये हो गया कटक। ये हो गया बंगाल। ठीक है। बंगाल, जौनपुर, ये सब एरिया हो गया। जहाँ पे जौनपुर में पर्टिकुलरली सार्की जो डिनास्टी थी वो बहुत पावरफुल हो रही थी। ये बंगाल के आसपास भी थी, और सार्की डिनास्टी को हमेशा लोधी डिनास्टी, और यहाँ पे लोधी डिनास्टी से पहले थी सायद डिनास्टी। ये दोनों सार्की डिनास्टी को भी कैप्चर करना चाहते थे कहीं ना कहीं। ये है सारगांव रीजन, सोनारगांव रीजन, और
ये वाला हमने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बंगाल, कटक, आई मीन उड़ीसा, फिर आसाम, ये सब एरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और गुजरात, मालवा, मेवाड़ के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सार्की डिनास्टी के बारे में, लोधी एम्पायर के बारे में, और लोधी एम्पायर से पहले था सायद डिनास्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो और उसके बाद पढ़ेंगे कश्मीर के बारे में। ठीक है, आप लोग के दिमाग में ये मैप प्रिंट हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया, पर्टिकुलरली इस एरिया में हमारे जो ये इंडिया है, इंडिया के ये रीजन हो गया नॉर्थ वेस्ट रीजन, और ये पार्ट हो गया नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जो कश्मीर वगैरह होती है, और इसमें जो बंगाल, उड़ीसा, आसाम ये था, ये पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न एरिया के रीजन में गया था। उसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेस्टर्न में गुजरात और मिडिल में मालवा, मेवाड़, ये सब खत्म हो चुका है। अब हम इसके बारे में देखें। तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे सायद डिनास्टी से, उसके बाद सार्की, लोधी एंड कश्मीर। तो सायद डिनास्टी से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे तभी क्या हो रहा था, बैकग्राउंड थोड़ा इंफॉर्मेशन देखेंगे। तैमूर इन्वाजन हुआ था 1398 से 1399 एडी तक, मतलब एक साल तक तैमूर इन्वाजन में वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और इन्वाजन चलता रहा। तैमूर धीरे धीरे इंडिया के अंदर बहुत सारे एरिया कैप्चर करने लगे। तो जो तैमूर थे वो एक तुर्किश शिप थे, ये तो आप लोग को पता है। और ये क्रूएल कन्करर फ्रॉम मंगोलिया से बिलोंग करते थे, और एक तुर्किश शिप भी थे। ही वॉज डिसेंडेंट ऑफ चेंगिस खान, उनको चेंगिस खान के डिसेंडेंट के हिसाब से भी माना जाता था। ठीक है, ही इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक, जब मोहम्मद शाह तुगलक डिनास्टी के लास्ट जो एम्परर थे, जो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे वो इंडिया के अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली का बहुत सारे एरिया को प्लंडर किया। बहुत सारे एरिया से जितने सारे रिच मतलब इकट्ठा किए थे, ट्रेजरी, ज्वेलरी और धन संपत्ति, वो सब उन्होंने प्लंडर कर दिया और ले गए अपने एरिया में। देन ही लेफ्ट नोमिनी, उसके बाद वो यहाँ पे नहीं रहे, उनका एक नोमिनी थे जिनका नाम था खिजिर खान, और उनको रूल करने के लिए छोड़ दिया यहाँ पे कि तुम यहाँ पे सब कुछ संभालो, मैं चलिए अपने राज्य के। तो वो चले गए, खिजिर खान को यहाँ पे छोड़ के गए, जो कि पंजाब में रूल कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद तैमूर खान की डेथ हो जाती है 1404 में। ठीक है, ये हो गया। हम तैमूर के बारे में पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब इम्पोर्टेंट है जो इंडिया के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, तो उसके बाद बनकर आई सायद डिनास्टी। सायद डिनास्टी कैसे बनी? ये जो खिजिर खान थे, उन्होंने क्या किया, जब देखे कि यहाँ पे इंडिया पे धीरे धीरे तुगलक डिनास्टी वीक हो रही है, तो उसका उन्होंने एडवांटेज उठाया। तो क्या किया उन्होंने, वो अपने थ्रोन पे बैठ गए। 1414 से लेकर 1450 तक, 52 तक उन्होंने दिल्ली पे राज करने की कोशिश की। आई मीन उनका एक डिनास्टी बनवा दिया दिल्ली में, जिनको बोला जाता है सायद डिनास्टी, जो कि है इस डिनास्टी का फाउंडर है। तो उसका फाउंडर कौन है, याद कर लीजिए, खिजिर खान, जो कि एक तुर्किश नोबल थे जिनको नॉमिनी करके बैठाए थे तैमूर ने। तो उसके बाद ये तैमूर्स नॉमिनी थी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, पंजाब के पास जो मुल्तान है वहाँ पे उनको गवर्नर के हिसाब से पोस्टिंग दिया गया था, और वो पंजाब में रूल कर रहे थे। तो जब कैप्चर्ड दिल्ली बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिजॉर्डर सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर तैमूर्स इन्वाजन, तैमूर इन्वाजन करने के बाद क्या हुआ, तुगलक डिनास्टी धीरे धीरे वीक हो गई। वो तो सब मतलब डिफीट कर दिए उन्होंने तुगलक डिनास्टी को। उनके जो रूलर थे, तो उनके रूलर जो भाग गए, तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे खिजिर खान बैठ गए। तो खिजिर खान अपने उस एडवांटेज का फायदा उठाते हुए वहाँ पे थ्रोन आसन कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, खिजिर खान के बाद उनका जो बेटे होते हैं मुबारक शाह, वो थ्रोन आसन करते हैं 1421 से लेकर 1434 तक। एक्सपेडिशंस एग्नेस्ट मेवतीस, कातेहार्स एंड गंगाद्वाब, उन्होंने जो मुबारक शाह होते हैं, उन्होंने मेवातीस, काथेयार्स एंड गंगाद्वाब, ये सब रीजन पे एक्सपेडिशन करके ये सब रीजन को कैप्चर कर लेते हैं। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा, मालवा में जो रूलर थे तभी उनको भी वो डिफीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बहालुल लोधी, जो कि लाहौर की गवर्नर थे। अभी लोधी डिनास्टी बनी नहीं है,
ठीक है। ये जो मुबारक शाह है, साइद डिनेस्टी अब चल रही है। तो तभी क्या होता था, बहालुल लोधी एक लोधी वंश की एक इंसान होते थे, जिनको लाहौर की गवर्नर किया गया था, पोस्टिंग किया गया था। उनकी मदद से उन्होंने मालवा की जो रूलर थी उनको डिफीट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, उसके बाद ही कन्फर्ड बहालुल लोधी विद द टाइटल खानान। तो डिफीट करने के बाद जब वो विन करते हैं, उसके बाद वो खुश होके जो बहालुल लोधी को एक टाइटल दे देते हैं, जिनका नाम है खान आई खनान, फॉर हेल्प इन डिफीटिंग द रूलर ऑफ मालवा। मालवा को डिफीट करने के लिए खुश होके ये टाइटल उनको दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कई साल बाद ये मुबारक शाह की डेथ हो जाती है बाय एक नोबल्स। उनका जो नोबल्स है, उनके वो साजिश रचकर उनको मार देते हैं। तो मुबारक शाह के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। देखिए, इनका जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो यही एक प्रॉब्लम होती है कि उनका हर एक नाम ना एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। मतलब वही नाम रिपीट होता है बार बार। मोहम्मद हम कितने बार, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद खिलजी, तो फिर आगे मोहम्मद शाह, ये कि साइद डिनेस्टी में। ठीक है, तो कंफ्यूज होना तो बनता है, लेकिन कंफ्यूज होना न मत, जो कि बहुत बुरी बात है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मोहम्मद शाह आते हैं 34 से लेकर 43 तक वो राज करते हैं। ये उनको प्यूपेट ऑफ नोबेल्स बोला जाता है, क्योंकि ये नोबेल्स के प्यूपेट की तरह काम करते थे। नोबेल्स जो भी करते थे उनको प्लीज करने के लिए वो रूल करते थे। ये 40 माइल्स तक रूल किए थे। मतलब उनका जो दिल्ली सल्तनत की जो एरिया है वो बहुत श्रिंक होकर 40 माइल्स तक हो गया था। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। उसके बाद आए आलम शाह, जिन्होंने 43 से लेकर 51 तक रूल किए। उन्होंने अब्डिक्टेड थ्रोन इन फेवर ऑफ बहालुल लोधी। बहालुल लोधी के फेवर के लिए उन्होंने थ्रोन को अपडेट कर दिया, जो कि बहालुल लोधी के बारे में हम यहाँ पे पढ़े। उन्होंने गवर्नर के लाहौर के गवर्नर थे। तो ही वॉज सेंट टू बादाउन एंड ही डाइड देयर इन 1478। तो ये भाग गए बादाउन तक चले गए और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो ये था साइद डिनेस्टी का। साइद डिनेस्टी इतना भी ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोला जाता है, क्योंकि उनका ज़्यादा कुछ इस तरह की कार्य नहीं था, जो कि फेमस होने वाला कार्य नहीं था जिसको याद रखा जाए। लेकिन लोधी वंश में था, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो यहीं पे ख़त्म होता है साइद डिनेस्टी। तो आगे पढ़ते हैं क्या है। तो साइद डिनेस्टी जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के एरिया में साइद डिनेस्टी चल रही थी, तभी साइड बाय साइड और एक डिनेस्टी और एक प्रोविंसेस के रूलर्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे थे, और उनको बोला गया सार्किस। सार्किस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर के इन्वेजन के बाद क्या हुआ, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जो कि मोहम्मद तुगलक तब रूल कर रहे थे, उनके टाइम पे तैमूर ने इन्वेजन किया और उन्होंने दिल्ली से भाग गए और शेल्टर ले लिया। फर्स्ट गुजरात में शेल्टर लिया और उसके बाद उन्होंने मालवा में शेल्टर लिया। तो थ्रोन ऑफ दिल्ली हैड बीन सैटर्ड। तो धीरे धीरे दिल्ली का जो थ्रोन है वो सैटर्ड हो गया। डिफरेंट आसपास के जितने सारे प्रोविंसेस थे दिल्ली के, वो सब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने की चाहे, और उनके रूलर भी थोड़े थोड़े स्ट्रांग हो रहे थे डिफरेंट और अदर प्रोविंसेस की रूलर की हेल्प से, और तैमूर जो इन्वेजन कर रहे थे उनके थोड़ा मदद से। तो इसके वजह से क्या हुआ, डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट प्रोविंसेस धीरे धीरे नेबरहुड नोबल्स, जमींदार्स, ये सब इंडिपेंडेंस होने के लिए चाहे। तो उनके बीच में जो पहले इंडिपेंडेंट हुआ, टू आस्टेड इंडिपेंडेंस इन द गंगा वैली रीजन में जो पहले इंडिपेंडेंट हुए, तो वो थे मलिक सरवार। मलिक सरवार एक नोबल थे जो कि गंगा वैली के रीजन से बिलोंग करते थे, और उन्होंने इंडिपेंडेंट हो गए। ए प्रोमिनेंट नोबल ऑफ द टाइम फिरोज तुगलक के टाइम पे ये मलिक सरवार एक बहुत ही फेमस नोवेल थे गंगा वैली के रीजन में, वो इंडिपेंडेंट होने चाहे। ही वॉज नॉमिनेटेड टू द ईस्टर्न एरियाज विद द टाइटल मलिक उस सार्क। उनको लॉर्ड ऑफ ईस्ट बोला जाता था। वो बहुत पावरफुल थे और उनको टाइटल मिला था मलिक उस सार्क। ठीक है, ही सक्सेसर, इसी वजह से ये जो सार्क की टाइटल के वजह से उनके जो सक्सेसर आए उनको सारिक्स बोला गया, सर्किस बोला गया। ठीक है, देयर कैपिटल वाज एट जौनपुर। मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था कि जौनपुर कहाँ पे प्रेजेंट है।
तो ईस्टर्न यूपी के जो रीजन है बंगाल के आसपास नेबरिंग एरिया में, वहाँ पे जौनपुर रीजन में उनका कैपिटल बन गया। ब्यूटिफाइड द कैपिटल विथ पैलेसेस, मस्क्यूज एंड मौसोलियम्स। उन्होंने अपने कैपिटल को बहुत सारे पैलेस, मस्क्यू एंड मौसोलियम से ब्यूटिफाई करने लगे। ये जो सर्की सुल्तान थे वो बहुत ही लर्निंग एंड कल्चर को पैट्रन करते थे। उनको लर्निंग करने में और कल्चर को फॉलो करने में बहुत अच्छा लगता था। पोइट्स एंड मेन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर्स एंड सेंट्स असेंबल्ड एट जौनपुर एंड सेड लस्टर ऑन इट। तो उनके जो कोर्ट में बहुत सारे पोइट्स होते थे, मेन ऑफ लेटर्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, बहुत सारे सेंट्स होते थे, जो कि जौनपुर एरिया को बहुत ही लिटरेचर एंड लर्निंग कल्चर में एनहांस कर रहे थे। ठीक है, जौनपुर को भी ये कहा जाता था सिराज ऑफ द ईस्ट। ठीक है, इसको इस नाम पे भी बुला जाता था। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा आप। मलिक मोहम्मद जैसी ऑथर ऑफ पद्मावत। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी थे और जो कि पद्मावत, आपने देखे होंगे पद्मावत मूवी, उनका जो ऑथर है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि जौनपुर में लिव करते थे और यहाँ पे इस ऑथर को इन सर्किस पीरियड से ही वो लिखना शुरू किया था। इस बुक का ऑथर थे वो। द सर्किस सुल्तानेट एक्सटेंडेड फ्रॉम अलीगढ़ इन वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी का जो अलीगढ़ जगह है वहाँ से लेकर नॉर्थ बिहार में जो दारभंगा एरिया है तब तक उनका एरिया जो एक्सटेंड हुआ था। ठीक है, और फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ नेपाल, नॉर्थ में नेपाल की बाउंड्री से लेकर साउथ में बुंदेलखंड तक। ठीक है, ये जो एरिया थी ये थी सर्किस की बाउंड्रीज। यहाँ से वेस्टर्न यूपी के जो है अलीगढ़, वहाँ से लेकर बिहार के दरभंगा तक, और यहाँ से नेपाल की बाउंड्री से लेकर साउथ में बुंदेलखंड की बाउंड्री तक उनका एरिया जो थी एक्सटेंड थी। आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोधी डिनास्टी इन दिल्ली, सर्किस लॉस्ट मोस्ट ऑफ द एरिया इन ईस्टर्न यूपी। तो लोधी डिनास्टी एस्टेब्लिश्ड होने के बाद क्या हुआ, सर्किस धीरे धीरे अपने जो एरिया थी, अपनी जो पावर थी वो धीरे धीरे खोने लगी। 1484 में बहालुल लोधी जो थे, जो कि लोधी डिनास्टी के एक बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, उन्होंने जौनपुर को ऑक्यूपाई कर लिया और सर्की किंगडम को अनेक्स कर दिया। और उसके बाद सर्की किंगडम धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो सर्की डिनास्टी के बाद अब आते हैं लोधी डिनास्टी पर। ठीक है, तो लोधी डिनास्टी आपने देखा कि तैमूर इन्वेजन के बाद एक न्यू डिनास्टी बनकर आई, साइद डिनास्टी, जो कि दिल्ली में राइज हुई। ए नंबर ऑफ अफगान सरदार एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द पंजाब। तो तभी तैमूर इन्वेजन के साथ साथ बहुत सारे अफगान सरदार थे जो कि पंजाब में एस्टेब्लिश हो रहे थे। तो धीरे धीरे अफगान सरदार को भी, अफगान जो सिटीजन्स थे वो भी इंडिया के अंदर इन्वेजन हो रहे थे, मतलब धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुस रहे थे। उनके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग थे जिनका नाम था बहालुल लोधी, जिनको इक्ता के इनाम पे कुछ ग्रांट किया गया था, ग्रांटेड द इक्ता ऑफ सिरहिंद। जो पंजाब की जो रीजन है सिरहिंद, वहाँ पे इक्ता दिया गया था। इक्ता मतलब एक लैंड होता है जिस लैंड से वो रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने भरण पोषण करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती थी। और इस जो लैंड होती है उसकी एक पार्ट वो रखते थे जिससे रेवेन्यू कलेक्ट करके वो रूलर को देते थे, जो दिल्ली सुल्तानेट थे वो ये इनका फिडेटरीज के हिसाब से काम करते थे। ठीक है, तो बहालुल लोधी गवर्नर थे मालवा के, सॉरी, पंजाब की एक रीजन पे, और वहाँ पे इक्ता उनको दिया गया था। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, साइद डिनास्टी खत्म होने के बाद उन्होंने लोधी डिनास्टी की फाउंडेशन कर दी। तो उनके नाम थी लोधी, लोधी उनका टाइटल था ना, तो इसकी वजह से वो एक डिनास्टी का शुरुआत करते हैं जिनका नाम है लोधी डिनास्टी। उन्होंने खोकर, जो उस रीजन पे खोकर एक बहुत ही वार लाइक, मतलब बहुत ही होनहार जो ट्राइब होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट थे। खोकर के बारे में हमने पढ़े थे जब मोहम्मद अंदर आ रहे थे। वो एक अफगान तो नहीं थे, वो तुर्किश थे। पहले जो तुर्किश इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश किए थे, तभी खोकर का सामना करना पड़ा था उन्हें, और खोकर से खोकर को भी बहुत अच्छी तरह से वो रेजिस्ट किए थे, खोकर्स जो ट्राइब थे। तो उन्होंने वहाँ पे जो खोकर ट्राइब थी उनको अच्छी तरह से डिफीट किया था और उनकी पावर को चेक किया था। और ये जो है सॉल्ट रेंजेस, पर्टिकुलरली वो एरिया की जो सॉल्ट रेंजेस है वहाँ पे वो खोकर ट्राइब बढ़ रहे थे।
ही डोमिनेटेड द एंटायर पंजाब, धीरे धीरे वो पंजाब को अपने अख्तियार में ले गए। ठीक है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत जो थे शायद डिनास्टी के आलम शाह नहीं, उनके उनसे पहले वाला जो मुबारक शाह, शायद पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा, तो उनको हेल्प किया था टू कैप्चर सरकीस। ठीक है, सॉरी, मालवा रूलर को कैप्चर करने के लिए उन्होंने मदद की थी वो शायद डिनास्टी के रूलर को, दिल्ली सुल्तान को। तो इसी वजह से उनको टाइटल एक मिला था और उनकी बहुत अच्छी खासी इज्जत भी हो रही थी। फॉर्मली क्राउंड हिमसेल्फ, तो धीरे धीरे जब शायद डिनास्टी के लास्ट रूलर उनकी डेथ होती है तो धीरे धीरे बहालुल लोदी अपने आप को रूलर के हिसाब से, दिल्ली सल्तनत की रूलर के हिसाब से अपने आप को क्राउन करते हैं इन 1451। ठीक है, जस्ट ए मिनट। फिर क्या होता है, लोधी डिनास्टी धीरे धीरे अपर गंगा वैली और पंजाब रीजन को अपने कैप्चर में कर लेती है और वहां पे डोमिनेट कर लेती है। एर्लियर दिल्ली रूलर्स वर तुर्क्स बट द लोधीस वर अफगान्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको मैंने बोल्ड लेटर में डाला हुआ है, क्योंकि देखिए जितने सारे हम अभी तक दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े, वो मामेलुक सुल्तान हो या फिर खिलजी सुल्तान हो या फिर तुगलक सुल्तान हो या फिर शायद डिनास्टी हो, जो भी डिनास्टी हमने अभी तक पढ़े वो सब तुर्किश ओरिजिन थे, उनका तुर्किश से ही नाता था। लेकिन अभी जो बहालुल लोधी आ रहे हैं वो है अफगान रूलर, क्योंकि ये अफगान ओरिजिन से बिलोंग करते थे। तो इसी वजह से वो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, ये अफगान रूलर थे और इनके साथ साथ ये जो लास्ट रूलर चेंज हो गए उनके साथ साथ ये डिनास्टी भी कंप्लीट, दिल्ली सुल्तानेट भी खत्म हो गई। राइज ऑफ अफगान रूल इन मालवा, तो धीरे धीरे मैंने ये सब नॉर्थ इंडिया में जो मालवा रीजन है उस मालवा रीजन में अपना राइज होना शुरू कर दिया। had इंपॉर्टेंट पोजीशन इन बाहमनी किंगडम, और बाहमनी किंगडम को भी धीरे धीरे ये अपने अख्तियार में ले गए। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बहालुल लोधी की जो एनर्जी है वो इस सर्की डिनास्टी को ऑक्युपाई करने में उनकी मैक्सिमम एनर्जी वहां पे खर्च हो रही थी, जो कि जौनपुर में रूल कर रहे थे। तो इसी वजह से सर्की डिनास्टी कहीं ना कहीं तभी बहुत ही पावरफुल थी। तो इसी वजह से उन्होंने अफगान की जो रोह कम्युनिटी है उनको इनवाइट किया इंडिया में सर्किटों को डिफीट करने के लिए। और इनको इनवाइट करने के बाद क्या हो रहा था कि दिल्ली सल्तनत की जो एरिया है और मुस्लिम सोसाइटी की जो इंडिया में जो मुस्लिम सोसाइटी रह रहे थे उनकी कम्प्लेक्सन मतलब उनकी जो कम्युनिटी है धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहाँ पे चेंज होना शुरू हो गए, मेकिंग द अफगान्स ए वेरी न्यूमरस एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट। तो मुस्लिम कम्युनिटी में आज जो तुर्कीज के जगह अफगान थोड़ा डोमिनेंट होने लगे और धीरे धीरे अफगान सिटीजन्स की जो नंबर है वो थोड़ा बढ़ने लगी। और उसके बाद बहालुल लोधी की डेथ हो जाती है 1489 में, और उसके बाद उनके जो बेटे हैं सिकंदर लोधी वो थ्रोन आसन कर लेते हैं। तो सिकंदर लोधी करते हैं 1489 से लेकर 1570 तक रूल करते हैं। उनका रियल जो नाम था वो था निजाम खान, जो कि बहालुल लोधी का सन थे। ये एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे। तो 3 लोधी सोवरेन, जितने जो 3 लोधी के रूलर रहे हैं उनसे सिकंदर लोधी बहुत ही पावरफुल थे। तो उन्होंने क्या किया था, ये एक कंटेम्पररी थे मोहम्मद बेगर ऑफ गुजरात में जो मोहम्मद बेगर के बारे में हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, उनके कंटेम्पररी थे। और मेवाड़ के जो राणा सांगा थे ये दोनों बहुत ही पावरफुल थे तभी। तो इन दोनों के को मतलब टक्कर देने वाले ये सुल्तान थे। ठीक है, ही मेड द नोबल स्टैंड बिफोर हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देम विथ हिज सुपीरियर स्टाटस। तो उन्होंने नोबेल को प्लीज करने के लिए बहुत सारे काम किया था और उनको हमेशा प्लीज करने के लिए ट्राई कर रहे थे। ऑल दोज हु हेल्ड जागीर हैड टू सबमिट अकाउंट्स रेगुलरली। जो जागीर जिनके पास था, जिनको जागीर मिला था, मतलब जागीर मतलब क्या, जो जितना जो लैंड मिलता है उस लैंड का कुछ हिस्सा होता है, जिस हिस्से का रेवेन्यू वो जमींदार या फिर वो नोबल्स को नहीं मिलता है, उसका रेवेन्यू डायरेक्टली जाता है किंग के पास। ठीक है, तो वो जो किंग का भरण पोषण होता है, उनका डिफरेंट खर्चा होता है, आर्मी के लिए होता है, आर्मी का मेंटेनेंस के लिए, अपने खुद का मेंटेनेंस के लिए, वो वहीं से होता है उस रेवेन्यू से। ठीक है, तो जो जागीर जिनको मिला हुआ था उनका अकाउंट रेगुलरली सबमिट करना पड़ रहा था नोबल्स को। फिर ड्रास्टिक पनिशमेंट उनको मिल रही थी जो करप्शन कर रहे थे।
ठीक है। ही हैड ओनली लिमिटेड सक्सेस इन हिज एफर्ट्स टू कंट्रोल द नोबल्स। उनके जो वो जितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए, उनमें बहुत ही कम मतलब जितने सारे इफोर्ट्स वो दे रहे थे उससे कहीं ना कहीं उनको कम सक्सेस मिल रही थी, अच्छी खासी सक्सेस नहीं मिल रही थी, नोबेल को इतना वो प्लीज नहीं कर पा रहे थे। द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ द एम्पायर एमंग द सन्स ऑफ द रूलर परसिस्टेड एमंग अफगान्स। अफगान्स की एक प्रॉब्लम होती थी, क्या प्रॉब्लम नहीं, उनका एक ट्रेडिशन होती थी कि जब उनका अफगान रूलर की डेथ हो जाती है या फिर अफगान की कोई भी मेंबर की, हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जितने सारे पुत्र होते थे, सन्स होते थे, उनके बीच बंट दिया जाता था, ठीक है, शेयर किया जाता था। तो ये भी अफगान के जो इसी वजह से जो अफगान की बहलुल लोदी के जितने सारे बच्चे थे, जितने सारे पुत्र थे, सभी के बीच उनका राज्य को बांट दिया गया था। तो इसी वजह से सिकंदर लोदी को बहुत डिफिकल्टी का, स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। वो सब हर एक जगह को कंसोलिडेट करने के लिए, हर एक प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है, वो बहुत ही हार्ड स्ट्रगल किए थे इसके लिए। ही कंट्रोल द गंगा वैली एज फार एज वेस्टर्न बंगाल। गंगा वैली से लेकर वेस्टर्न बंगाल तक वो हर एक रीजन को कंट्रोल किए थे। एंड अपना जो एक एम्पायर था उसको पंजाब से लेकर बिहार तक उन्होंने एक्सटेंड किया था, ठीक है। अगर हम सिकंदर लोधी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रही थी, उन्होंने एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने एरिया में, अपने किंगडम में इस्टेब्लिश किया था। वो जस्टिस को ग्रेट एम्फासिस दे रहे थे, अच्छी खासी जस्टिस हो पाए उसके लिए वो एफर्ट्स डाल रहे थे। ऑल हाईवेज और ऑफ एम्पायर वेर मेड सेफ फ्रॉम रोबर्स एंड बंडिट्स। जितने सारे रोबर्स होते थे, थीप्स होते थे, चोरी डकैती, ये सब से अपने एम्पायर की जो हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ वे रिमार्केबली चीप। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो हर रोज़ की सामग्री होता है, रोज़ यूज़ करने वाला जो सामग्री होता है, उसकी प्राइसेस थोड़ा चीप थी। उसके बाद एग्रीकल्चर में उनका बहुत ही इंटरेस्ट था। उन्होंने ऑक्टोरी ड्यूटी ऑन ग्रेन्स ये अबोलिस्ट कर दिया था। ये एक ड्यूटी है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह के टैक्स होता है। अगर कोई कुछ भी गुड्स या सर्विसेज अगर दूसरा एरिया से एक एरिया पे एंटर करता है तो इसके लिए इसको टैक्स देने की ज़रूरत होती है। तो ग्रेन्स अगर दूसरे एरिया से प्रोडक्शन होके और एक एरिया के को इंपोर्ट होती है या फिर एक्सपोर्ट होती है तो यहाँ पे टैक्स देने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की कुछ है शायद। तो ऑक्ट्रे ड्यूटी ये है, ये इसको उन्होंने अबोलिश कर दिया था। उन्होंने एक नई मेजरमेंट ऑफ यार्ड को इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था गजी सिकंदरी। कंटिन्यू टू प्रिवेल टिल द मुगल टाइम्स। ये जो मेजरमेंट है ये मुगल टाइम्स तक प्रिवेल किया, ठीक है, ये मुगल टाइम पे भी यूज होता था। रेंट रोल्स प्रिपेयर्ड इन दिस टाइम फॉर्म द बेसिक ऑफ द रेंट रोल्स ऑफ शेरशाह लेटर ऑन। तो जो रेंट रोल्स वो रेंट ले रहे थे, उनके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको शेरशाह भी यूज़ कर रहे थे उनके वक्त पे। ही एक्सटेंडेड हिज डोमिनियंस बाय कॉन्करिंग धौलपुर एंड ग्वालियर। ये सब एरिया भी उन्होंने कैप्चर किया था। उन्होंने आगरा सिटी को सिलेक्ट किया था कि इस सिटी से रहकर वो ईस्टर्न राजस्थान और जो मालवा गुजरात की रूट है उसको कमांड कर पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका जो कैपिटल उन्होंने दिल्ली से क्या किया, आगरा एक बहुत बड़ी टाउन उनको उन्होंने बना दिया और सेकंड कैपिटल उसको आगरा तक शिफ्ट कर दिया। मतलब दिल्ली उनका पहला कैपिटल था और उनका सेकंड कैपिटल जो हो गया वो आगरा हो गया, ठीक है, लोधीस का। द ग्रोइंग पावर ऑफ द राणा वो इन मालवा, मालवा में राणा की जो पावर ही ग्रो कर रही थी। एंड द एक्सटेंशन ऑफ हिज पावर टुवर्ड्स आगरा एंड बायाना पासिस्ट प्रीसेस्ड ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेवाड़ एंड लोधीस। तो मालवा में तभी राणा सांगा थे वो थोड़ा थोड़ा उनका पावर बढ़ रही थी, तो वो धीरे धीरे आगरा बयान की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसी वजह से लोधीस का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। सर ये मालवा नहीं, शायद ये मेवाड़ है, राणा मेवाड़ में रूल कर रहे थे। सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, राइटिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं जब पीडीएफ दूंगी तो इसमें इसको रेक्टिफाई करके ही दूंगी, ठीक है। तो ये इसी वजह से मेवाड़ एंड लोधीस के बीच उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिलीजियस बिलीफ, किस तरह की रिलीजियस बिलीफ वो मेंटेन करते थे। वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे एंड एक बाइगटेड किंग थे।
ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम मतलब वो जो चीज़ एक्सेप्टेबल है वो चीज़ों को वो बिलीव करते थे, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है, वो सब सारी चीज़ें वो बिलीव नहीं करते थे। ही स्टर्नली फॉरबिड द मुस्लिम फ्रॉम फॉलोइंग प्रैक्टिसेस व्हिच आर अगेंस्ट द शरिया। मतलब इस्लामिक शरिया को बोलते हैं इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ की अगेंस्ट में जो भी चीज़ है वो हर एक चीज़ को फॉरवर्ड करते थे, मतलब बैन करते थे यूज़ करने में। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चले, अगर सेंट ग्रेव ऑफ सेंट्स जहाँ पे साधु संत सब बैठ के तपस्या साधना करते हैं या फिर कुछ प्रवचन वगैरह देते हैं, वो सब एरिया में उनको ओमेन को विजिट करने में मना करते थे। ही इम्पोज जिजिया ऑन हिंदूज। हिंदू के ऊपर में जिजिया का इम्पोज उन्होंने किया था। जिजिया मतलब रिलीजियस, आप भगवान की पूजा करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, रिलीजियस टैक्स जिसको बोला जाता है जिजिया। ये सारे थोड़ा थोड़ा टर्म ना आपको याद रखनी होगी, इक्ता, जिजिया, इकदार, ये सब थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। ही एग्जीक्यूटेड ए ब्राह्मण फॉर होल्डिंग दैट द हिंदू एंड मुस्लिम स्क्रिप्चर्स वर इक्वली सैक्रेड। उन्होंने एक बार इस तरह की, वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, कि एक बार एक हिंदू ब्राह्मण ने हिंदू और मुस्लिम स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, वो दोनों एक तरह की सैक्रेड है ये बोल दिया था, जिसके वजह से वो एग्जीक्यूट कर दिए थे एक ब्राह्मण को। ही ऑल्सो डिमोलिस्ड ए फ्यू वेल नोन हिंदू टेम्पल्स। बहुत सारे हिंदू टेम्पल को भी वो ध्वस्त विध्वस्त कर दिए थे, जैसे कि ज्वालामुखी टेम्पल, नागरकोट और मथुरा के कुछ टेम्पल्स। ये सारे टेम्पल्स को उन्होंने मतलब ब्रोक कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। ठीक है। लिटरेचर किस तरह की डेवलप हुई थी? ही केप मैग्निफिसेंट ग्रांट टू स्कॉलर्स। जो जितने सारे उनके कोर्ट में स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स होते थे और मैन ऑफ लेटर्स होते थे, वो सबको ग्रांट मतलब मैग्निफिसेंट ग्रांट देते थे, गिफ्ट देते थे और दान धर्म करते थे। सो दैट मैंने ये क्यों होता था कि ये करने के पीछे उनका ये इरादा था कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिफरेंट लर्न्ड मैन है, फिलोसोफर है, स्कॉलर है, वो उनके कोर्ट में आ पाए। ठीक है। नंबर ऑफ संस्कृत वर्क्स भी ट्रांसलेट हुए थे पर्शियन में। लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज आए थे टू लर्न पर्शियन। बहुत सारे हिंदूज भी उनके कोर्ट में आए थे पर्शियन सीखने के लिए, और उनको डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी रिक्रूट किया गया था। वो शहनाई म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे और उनका एक म्यूजिक नेम है लहजाती सिकंदर शाही। ठीक है। उनके टाइम पे ये सिकंदर के नाम पे है, तो उनके टाइम पे ये क्रिएट किया गया था। तो सिकंदर लोधी के बाद जो लास्ट लोधी डिनास्टी के जो थे क्या, इब्राहिम लोधी आए थे। 1517 से लेकर 1526 तक उन्होंने राज किया था। ठीक है। उन्होंने सिकंदर लोधी को सक्सेड किया था। ये सबसे लास्ट सुल्तान है लोधी डिनास्टी की, एंड लास्ट सुल्तान है दिल्ली सल्तनत की। यहाँ से दिल्ली सल्तनत एंड होती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। उन्होंने डिफीट हुआ, मतलब जो मेवाड़ की राणा संग्राम सिंह है, उनकी वो इतना पावरफुल थे कि उनके द्वारा ये डिफीट हो गए थे। ठीक है। ये बहुत ही अरोगेंट एक रूलर थे। उन्होंने अपने नोबल्स को इंसल्ट किया था अपने कोर्ट में और ह्यूमिलेट भी कर रहे थे, मतलब जो उनको रिवोल्ट कर रहे थे, मतलब रेजिस्ट कर रहे थे, उनके एग्नेस्ट में बोल रहे थे, उनको भी मौत की सज़ा भी दे रहे थे। वो अपने खुद के जो अंकल है अलाउद्दीन उनका नाम था, उनको भी रिवोल्ट किए थे। ठीक है। मतलब नहीं, उनका जो खुद का एक अंकल थे जिनका नाम था अलाउद्दीन, वो भी ये इतने रियूड थे, इतने क्रूर थे और एरोगेंट थे, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाने शुरू कर दिया था। ठीक है। अलाउद्दीन जो थे, तो दौलत खान लोधी जो कि लाहौर की गवर्नर तब थे, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं कभी इंसल्ट किया था, जिसके वजह से दौलत खान लोधी के बीच और इब्राहिम लोधी के बीच एक कंफ्लिक्ट हो गया था। ठीक है। और डिसकंटेंट हो गया था इन दोनों के बीच। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो दौलत खान लोधी, उन्होंने अपने जो अंकल है, greatly displeased by the arrogance of Ibrahim, Daulat Khan Lodi, along with Ibrahim's uncle Alam Khan, plotted with Barbar, the king of Kabul, to invade India. तो इसके वजह से क्या हुआ, इब्राहिम लोधी को हराने के लिए ये जो दौलत खान लोधी थे, जो कि लाहौर की गवर्नर के हिसाब से अपॉइंटेड थे, उन्होंने उनका एक इब्राहिम के एक अंकल थे जिनका नाम था आलम खान, शायद ये अलाउद्दीन ही है, तो उनके साथ मिलकर बाबर जो थे, तभी बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, अभी थोड़ा आप इतना ही याद रखिए। जो बाबर थे एक काबुल के बहुत ही ग्रेट किंग थे और बहुत ही क्रूर किंग भी थे। तो उनको
इंडिया के अंदर इन्वाइट किया ताकि इंडिया को वो इन्वेड कर सके और इब्राहिम लोदी को एक वार में हरा सके। बाबर उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली में घुसे और इब्राहिम लोदी को उन्होंने एक युद्ध में हराया जिसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसको आप याद रखेंगे, जो है 1526 में। ये बहुत ही फेमस बैटल है क्योंकि उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो लोधी डिनास्टी के लास्ट किंग थे इब्राहिम लोधी, उनको हराया था और उसके बाद लोधी डिनास्टी का पतन हुआ था एंड दिल्ली सल्तनत की भी पतन हुई थी। ठीक है, अफगान किंगडम लास्टेड फॉर ओनली 75 ईयर्स। ये जो अफगान रूलर्स थे, मतलब ये लोधी डिनास्टी जो थी, ये पर्टिकुलरली 75 ईयर्स तक रूल कर पाई थी, उससे ज़्यादा रूल नहीं कर पाई क्योंकि इतना पावरफुल भी नहीं थे और ये बहुत ही क्रूर थे। जब जब आप अत्याचार करने लगोगे तब तब आपकी जो मतलब आपकी जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं मिट जाएगी जल्दी। तो ये एक प्रूफ भी है। लोधी डिनास्टी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम हमारा जो आखिरी स्टेट है, आखिरी प्रोविंस है, वो है कश्मीर। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टाइमिंग था, जिस टाइम में 15th सेंचुरी की जो टाइमिंग था, वो उस वक्त पे कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वैली था। ठीक है, फॉर लॉन्ग ए फॉरवर्डेन लैंड फॉर ऑल आउटसाइडर्स। वो इस तरह की एक ब्यूटीफुल लैंड था और एक फॉरवर्डेबल लैंड, मतलब उस लैंड पे ना कोई भी घुस नहीं पाते थे, कोई चाहकर भी घुस नहीं पाते थे। रीजन बिंग की उसकी जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, इतना मतलब इतना बड़ा बड़ा पहाड़ जो होते थे हिमालय की तरह, और इतना वेदर भी इतना अनसर्टन होता था, बहुत ही ठंड लगती थी। तो जिसके वजह से वहाँ पे घुसना और उस एरिया को कब्जा करना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं था। ठीक है, जिसके वजह से वो कश्मीर एरिया में बहुत सारे लोग घुस नहीं पाते थे। और अकॉर्डिंग टू अल बिरूनी, वो एक ट्रैवलर थे उस वक्त पे, एंड उनके हिसाब से एंट्री इनटू कश्मीर वाज नॉट अलाउड टू द हिंदूज हु वर नॉट नोन पर्सनली टू द नोबल्स देयर। और उन तभी उस वक्त कश्मीर के जो रूलर थे, जो नोबल्स थे, वो इतना स्ट्रांग थे कि अगर कोई इंसान या फिर कोई भी हिंदूज अगर कश्मीर के कोई नोबल्स की या फिर रूलर्स की पहचान वाला नहीं है तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, इतना स्ट्रांगली उसको एडमिनिस्टर किया जाता था। ड्यूरिंग दैट टाइम कश्मीर वॉज नोन टू बी द सेंटर ऑफ शैविज्म। वहाँ पे आप लोगों को पता है जो बद्रीनाथ होते हैं, सॉरी, और केदारनाथ होते हैं, तो इनके वजह से वहाँ पे शिव का एक पीठ उनको माना जाता है। शैविज्म, हर एक लोग शिव जी का बहुत पूजा करते थे। तो इसकी वजह से बाहर मुस्लिम हो या फिर हिंदूज हो, अगर कोई वो इतना मतलब इतना अपने कल्चर को टाइटली पकड़ के चल रहे थे कि बाहर की कोई इंसान को वहाँ पे अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। द सिचुएशन लेकिन चेंज हो गया विद द एंडिंग ऑफ हिंदू रूलर अराउंड द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी के मिडल तक क्या हुआ, जो हिंदू रूलर थे उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनका रूलिंग ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। कैसे? 1320 में क्या हुआ, कश्मीर डिवास्टेटिंग आटाकन कश्मीर होती है बाय मंगोल लीडर जिनका नाम था डालूचा। डालूचा एक मंगोल लीडर है जिनके द्वारा कश्मीर के ऊपर एक डिवास्टेटिंग अटैक होती है, जिनमें बहुत सारे लोग जो है उनको मार दिया जाता है। जितने सारा वुमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं उनको स्लेव कर दिया जाता है और सेंट्रल एशिया में जितने सारे मर्चेंट्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। इस तरह की कंडीशन होती है। फिर जितने सारे विलेज एंड टाउन होते हैं उनको रावेज किया जाता है, मतलब ध्वंस विध्वस्त कर दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है और सब हर एक चीज़ को नष्ट ध्वस्त विध्वस्त कर दिया जाता है। जितने सारे, क्योंकि उन वो मुस्लिम थे ना, मंगोलिया, वो भी मुस्लिम थे। और धीरे धीरे मुस्लिम की एंट्री होने लगती है, तो जितने सारे हिंदूज कम्युनिटी वो थी वहाँ पे थे, उनको इस तरह की कंडीशन का फेस करना पड़ा। उसके बाद 100 ईयर्स आफ्टर मंगल इन्वाजन क्या हुआ, जैनुल आबिदीन एक इंसान होते हैं जो कि थ्रोन आसन करते हैं, राजगद्दी पे बैठते हैं और उनके बाद उनको कश्मीर मोनार्च में, मतलब कश्मीर में जो मुस्लिम मोनार्च की स्थापना हुई थी मंगोल इन्वाजन के बाद, ये उनका ग्रेटेस्ट किंग के हिसाब से उनको माना जाता है। ठीक है, 100 साल बाद एक अच्छा खासा रूलर वहाँ पे चुनकर आते हैं, मतलब थ्रोन पे बैठते हैं।
continuous incursion of Muslim sects and refugees from Central Asia into Kashmir through बारामूला रूट। तभी क्या हो रहा था, जो मुस्लिम सेल्ट होते हैं, जो मुस्लिम सूफीज वगैरह होते हैं और सेंट्रल एशिया से जो भी रिफ्यूजीज आते थे कश्मीर के अंदर, वो बारामूला रूट देकर यहाँ पे एंट्री करते थे। ठीक है, तो राइज ऑफ ए सीरीज ऑफ सुफिसेंट्स कॉल्ड ऋषिज, बहुत सारे ऐसे सुफिसेंट्स कश्मीर के अंदर घुसने लगे जिनको ऋषिज कहा जाता था। और ये जो ऋषिज वगैरह है वो हिंदुइज्म और मुस्लिम की कंबाइंड फीचर्स को कैरी करते थे। मतलब ये आधा मुस्लिम होते थे, आधा हिंदू होते थे। मतलब हिंदुइज्म और मुस्लिम ये दोनों मतलब दोनों रिलीजन को वो पकड़ के चलते थे। इनको ऋषिज कहा जाता था। ठीक है, तो द लोअर कास्ट जो जाइनुल आबिदीन जब रूल किए, उससे पहले की बात मैं बोल रही हूँ, किस तरह की कंडीशन कश्मीर में थी। जो ये रूलर आने से पहले इस तरह की बहुत ही हरीबुल कंडीशन थी। जो लोअर कास्ट पॉपुलेशन होते थे, उनको इस्लामिक रिलीजन को कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया जाता था। और पार्टली बाय प्रीचिंग ऑफ द सेंट्स, जो कि सूफी सेंट्स वगैरह होते थे मुस्लिम के, उनके द्वारा प्रीच करके या फिर फोर्सफुली। ठीक है, अगर कोई फोर्सफुली नहीं प्रीच नहीं करके नहीं होता था तो उसको फोर्सफुली किया जाता था। और सिकंदर शाह, ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिकंदर शाह, जो कि 1389 से लेकर 1413 तक उन्होंने रूल किया, वो एक वेहमेंट प्रोजिक्यूशन ऑफ द ब्राह्मणस। तो उन्होंने जितने सारे ब्राह्मण कम्युनिटी थे कश्मीर में, उनको बहुत ही हरीबुल, मतलब बहुत ही खराब तरीके से उनको टॉर्चर करना शुरू किया, ह्यूमिलेट किया और उनको मारा भी। तो किल करने की कोशिश की। सुल्तान ऑर्डर्ड ऑल द ब्राह्मण्स एंड लॉन्ड हिंदूज टू बिकम मुस्लिम। जितने सारे ब्राह्मण कम्युनिटी थे या फिर ज्ञानी हिंदूज थे, उनको सब मुस्लिमिक कम्युनिटी में, मुस्लिमिक रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए उन्होंने फोर्स किया। अगर कोई कन्वर्ट नहीं होता है तो कश्मीर वैली को छोड़ के जाने के लिए भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। जितने सारे टेम्पल्स थे, हिंदू टेम्पल्स, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जितने सारे आइडल्स थे, जो आइडल्स सोने की थे या फिर सिल्वर की थे, या फिर उनके जितने सारे ज्वेलरीज वगैरह थे, उसको सब मेल्ट करके कॉइन वगैरह में कॉइन बनाने में उनको यूज़ कर दिया। ठीक है, इस तरह की बहुत ही र्यूड सुल्तान थे तब कश्मीर में। तब ये सब जब हो रहा था तो उससे 100 साल बाद, मतलब ये मंगोल इन्वाजन हो गया, मुस्लिम आ गए, इतना अत्याचार करने लगे। उसके बाद 100 साल बाद 1420 में जैनुल आबिदीन वो थ्रोन को असेंड करते हैं, वो रूलर बनते हैं और 70 तक वो रूल करते हैं। ठीक है, 50 साल। दिस सिचुएशन चेंज्ड विद द असेसन ऑफ जैनुल। ये सारे जो चीज़ हो रहा था, इतना टॉर्चर हो रहे थे लोग, वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज होने लगा। वो जितने सारे उनके प्रीवियस के जो किंग थे, जितने सारे ऑर्डर्स दिए थे, वो हर एक ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिए। ठीक है, ही कंसिलिएटेड एंड ब्रॉट बैक कश्मीर ऑल द नॉन मुस्लिम्स हु हैड फ्लेड। उन्होंने क्या किया, जितने सारे नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदूज वगैरह थे, वहाँ पे रह रहे थे, जो कन्वर्ट नहीं हो पाए और कश्मीर वैली छोड़ के चले गए, उन सबको उन्होंने रिक्वेस्ट करके फिर से वापस लाने की कोशिश की। दोज हु वांटेड टू रेफर टू हिंदुइज्म, जिनको जो मुस्लिम में ऑलरेडी फोर्सफुली कन्वर्ट हो चुके थे या फिर उनको सेंट के द्वारा कन्वर्ट कर दिया गया था, अगर कोई चाहता था कि हिंदुइज्म को फिर से कन्वर्ट होने के लिए, तो उनके पास वो फ्रीडम भी वो दे दिए थे। ठीक है, रिस्टोर द लाइब्रेरीज, जितने सारे लाइब्रेरीज थे उनको उन्होंने रिस्टोर किया। लैंड ग्रांट किया हिंदू को, जो कि ये हिंदूज ऑलरेडी एंजॉय कर रहे थे। 100 साल बाद अबुल फजल, वो भी एक ट्रैवलर थे वहाँ के, उन्होंने नोटेड किया कि कश्मीर हैड 150 मैजेस्टिक टेम्पल्स, मोस्ट ऑफ देम हैड बीन डिस्ट्रॉयड अंडर जैनुल आबिदीन। कश्मीर में लगभग 150 मैजेस्टिक टेम्पल्स थे, जिनमें बहुत सारे टेम्पल्स नष्ट हो गए थे ड्यू टू जो सिकंदर शाह थे और बाकी सब रूलर थे उनके द्वारा। लेकिन जब जैनुल आए, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स को उन्होंने रिस्टोर किया। तो हिंदूज के ऊपर जो जिजिया लागू हो गया था, उसको उन्होंने अबोलिश किया। क्लाउड शटर को बंद किया। रेस्पेक्ट द विशेस ऑफ द हिंदूज, ठीक है, और सती प्रथा को भी बैन किया उन्होंने। हिंदूज ऑक्युपाइड मेनी हाई ऑफिसेस इन हिज गवर्नमेंट, उनके गवर्नमेंट में बहुत सारे हिंदू को मतलब अपॉइंटमेंट किया, हिंदू ऑफिसर्स को। श्रिया भट्ट जो थे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट फिजिशियन, उनके कोर्ट में। सुल्तान वाज लैंडमैन, वो एक बहुत ही ज्ञानी इंसान थे। उन्होंने बहुत सारे पोएट्री बुक कंपोज किए थे
वो वेल वर्स्ड इन पर्सियन, वो पर्सियन में भी उनको पर्सियन भी मालूम थी, कश्मीर भी मालूम थी, संस्कृत भी मालूम थी एंड तिब्बतियन लैंग्वेज, ये सब के नॉलेज भी थी उनको। वो गिव पैट्रोनेज टू संस्कृत एंड पर्शियन स्कॉलर्स, जो जितने सारे पर्शियन स्कॉलर होते थे या फिर संस्कृत स्कॉलर होते थे वो सबको पैट्रोनाइज करते थे। इसी वजह से बहुत सारे संस्कृत जो वर्क थे उसको उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में मतलब ट्रांसलेट करवाने के लिए ऑर्डर किया था, मतलब ट्रांसलेट भी उनके टाइम पे हुआ था। महाभारत एंड कल्हान स्टोरी ऑफ कश्मीर राजतरंगिनी, ये जो दोनों स्टोरी थे, ये हिस्ट्री के जो एपिक थे वो भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, वो बहुत ही म्यूजिक को पसंद करते थे। उनके टाइम पे बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी, जिस तरह की जैसे कि उन्होंने 2 पर्सन को सेंड किया था समरकंद टू लर्न द आर्ट्स ऑफ पेपर मेकिंग एंड बुक बाइंडिंग। बुक बाइंडिंग कैसे होगा, पेपर मेकिंग कैसे होगा, ताकि वो ट्रांसलेट करेंगे जो भी वर्क वो किस तरह से लाइब्रेरी में स्टोर किया जाएगा, ये सारी चीज़ सीखने के लिए वो दोनों 2 पर्सन को समरकंद को भेजे थे सीखने के लिए। उन्होंने बहुत सारे कश्मीर की पर्टिकुलरली जो क्राफ्ट्स है, उनके जो नेटिव क्राफ्ट्स है उनको फ्लोरिश करने के लिए वो एनकरेज कर रहे थे, जैसे कि स्टोन कटिंग हो गया, पॉलिशिंग, बॉटल मेकिंग, गोल्ड बीटिंग, ये सारी चीज़ों को भी एनकरेज कर रहे थे। उन्होंने कश्मीर की सॉल मेकिंग को भी कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहे थे, मॉस्केट मेकिंग को भी एनकरेज कर रहे थे और फायर वर्क्स मैन्युफैक्चरिंग को भी वो एनकरेज कर रहे थे। उन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे डैम्स, कैनाल्स, ब्रिजेस बनवाए थे। उन्होंने जैना लंका नाम की एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनवाया था इन द उल्लूर लेक, ठीक है, जहाँ पे वो खुद रहते थे और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खासी मस्क्यू एंड पैलेस भी बनवाए थे। ठीक है, उनको कहीं न कहीं बर्ड शाह के नाम पे जाना जाता था। बर्ड शाह कौन है? ग्रेटर सुल्तान, द ग्रेट सुल्तान। उनको जो कश्मीर के सिटीजन्स होते थे, जो लोग होते थे, उनके द्वारा बर्ड शाह के नाम पे बुलाया जाता था। उन्होंने मंगोल इन्वाजन, लद्दाख में जो मंगोल इन्वाजन है उसको डिफीट किया था। कनकोर द बाल्टिस्तान एरिया, जिसको तिब्बताई बुजुर्ग कहा जाता है, वो भी एरिया को कनकोर किया था। और जामू, राजौरी, ये सब एरिया के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था। उन्होंने कश्मीर किंगडम को एकदम यूनिफाइड करके रखी हुई थी बहुत समय तक। ही वॉज इन टच विद द लीडिंग रूलर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एशिया। इंडिया के जितने सारे अदर पार्ट्स के जो राजा थे और एशिया में भी, जैसे हो गया वेस्टर्न एशिया, ईस्ट, ये सब एरिया के राजा के साथ भी उनकी अच्छी खासी रिलेशन थी। तब 15th सेंचुरी में फिर हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पावर कुड गिव नाइदर पीस न स्टेबिलिटी। तो जितने सारे एरिया हमने पढ़े, जैसे कि वेस्टर्न इंडिया हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया, ये सब एरिया में जितने सारे रूलर्स वगैरह होते हैं, हमने देखा कि वो सब कहीं ना कहीं हर एक टाइम पे कहीं ना कहीं रूलर, डिफरेंट डिफरेंट डिनेस्टी का रूलर पावरफुल बनते गए, और लेकिन उनके बीच कभी पीस मेंटेन नहीं हो पाई। हर एक जगह पे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की एरिया को एक्सटेंड करने के लिए या फिर अख्तियार करने के लिए कन्फ्लिक्ट होता रहता था, युद्ध होता रहता था। कहीं बाहर की कंट्री के जो रूलर होते हैं इन्वाजन करते रहते थे, तो इस तरह की कंडीशन बनती रहती थी। तो 15th सेंचुरी में पर्टिकुलरली हम रीजनल बैलेंस कहीं किसी भी जगह पे भी नहीं देखने को मिला हमें, या फिर कहीं पे स्टेबिलिटी भी नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ इंडिया की जो कंप्लीट स्टोरी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। फीडबैक जरूर देना, फीडबैक देने से मुझे पता चलेगा कि कंटेंट किस तरह से आपको अच्छी लग रही है या फिर बुरी लग रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।